हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेफियर सीटेट ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम ईवीएस पैडागोजी का चैप्टर 9 जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन की समस्याएं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्न व्यवहार प्रदर्शित करता है। ए, पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता। बी, बहुत बात करना। सी, हाइपर एक्टिविटी, अति संकीर्णता। डी, आक्रामक व्यवहार। देखिए, जब आक्रामक व्यवहार होगा इसका मतलब ये है कि बच्चा क्या है, टेंशन में है, तनावग्रस्त है। तो यहाँ पर आक्रामक व्यवहार से पता लगेगा कि बच्चा क्या है, तनावग्रस्त है। तो ये दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट्स। कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षक के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। ए, उसे खेलकूद की कक्षा में जाने से रोकना। बी, अनियमितता के कारण का पता करना और समीर को परामर्श देना। देखिए इसमें दो चीज़ें बताना चाहूँगा, एक तो परामर्श देना होता है और एक निर्देशन देना होता है। तो निर्देश सामूहिक रूप से दिया जाता है और परामर्श दिया जाता है व्यक्तिगत रूप से। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन करेक्ट है। उसकी इरेगुलरिटी के बारे में अभिभावकों को लिए एक नोट लिखना और इस विषय पर प्रधानाचार्य को सूचित करना। देखिए ये वाले ये सूटेबल नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन ठीक होगा आपका, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। ए, उनके अधिगम के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। बी, यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएँ। सी, उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना, मतलब होमवर्क देना। डी, उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन ठीक होगा। हम अधिगम में जो बच्चे कमज़ोर हैं, लर्निंग में, सीखने में, उनकी पहचान करें और फिर हम उन्हें सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराएं, मतलब हम उनकी हेल्प करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। जो उपरोक्त पब्लिक स्कूल में से निम्न में से किसका अनुपालन करता है, मतलब बताना है कि वो किसका पालन करता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का, समावेशी शिक्षा का, समन्वयक शिक्षा का, प्रतिपूरक अधिगम का, समावेशी शिक्षा का होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा स्टूडेंट्स। देखिए, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी हैं। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है। ये तो आपको मैंने कई बार करा दिया क्वेश्चन। तो अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना दें। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन ठीक होगा। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है इसका मतलब वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, यह एक है, क्या है? यह एक रूढ़िबद्ध धारणा है। सीटेट के एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन का आंसर की में डी दिया हुआ था, लेकिन बाद में फिर वो केस कोर्ट में चला गया था। तो फिर वहाँ पे सभी स्टूडेंट को एक बोनस का मार्क्स मिला था। तो सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बी करेक्ट है, राइट। चलिएगा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, बिल्कुल होना चाहिए। विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास होना, बिल्कुल होना चाहिए। विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना। कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। देखिए स्टूडेंट, इसमें ना कुछ तथ्य ऊपर भी ठीक हैं, लेकिन हमें ना बिल्कुल एक ज़्यादा सूटेबल को ढूंढना होता है, राइट।
तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एनसीएफ 2005 इस बात पर बल देता है कि हमें बच्चे के जो कक्षा का ज्ञान है हमें उसे बाहरी जीवन से जोड़ना है। तो यहाँ पर कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, तो इट विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। चलिएगा नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का देखिएगा स्टूडेंट, उसे विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, उसे काम की दुनिया में प्रवेश करने के लिए विद्यार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। उसने कहा है कि अनुरूप नहीं है, तो हमें देखिए काम की दुनिया की बात हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे कह रहा है कि हमें उसे बहुत सारे कौशल सिखाने हैं, तो हम उसे अध्ययन करा रहे हैं, अभी पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसकी अभी प्राइमरी एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पे, काम काज कहाँ से आ गया यहाँ पे, राइट। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन होगा, मतलब ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी इसमें मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, ठीक है, ये तो ठीक है। और विद्यार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए, उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे। देखो ये तो सब तो सही है, लेकिन नहीं वाला तो आपका बी होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखिए, कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है, हम क्या समझें, यह सुझाव दिया गया है। इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि ए, यह आकलन में विषय निष्ठा को कम करता है, बी, इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते, सी, यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है, डी, यह जानने में शिक्षकों की सहायता करना है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ, जो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं शायद वो आपने नहीं पढ़ी होंगी, अगर नहीं पढ़ी हैं तो आप प्लीज़ उनको पढ़िएगा, ये मेरा पर्सनल एडवाइस रहेगी आपके लिए, ये सुझाव है मेरा आप सभी विद्यार्थियों को कि आप अगर कोई भी टेट की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी आपका टीचिंग रिलेटेड, ठीक है, तो टीचिंग जॉब से रिलेटेड कोई भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ना है। एनसीईआरटी से बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, राइट। और जो भी बाद में पॉइंट लिखे होते हैं ना, वो स्टूडेंट्स के लिए नहीं होते, वो टीचर्स के लिए होते हैं। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन ठीक होगा। यह जानने में शिक्षकों की सहायता करना है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, ऑलराइट, उनके लिए इंस्ट्रक्शंस होती है और पैडागोजी भी वहीं से निकलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा स्टूडेंट्स। पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्न विशेषताओं में से कौन सी उपरोक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती? देखिए स्टूडेंट, हमें नहीं वाला ढूंढना है, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। देखिए, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है, यह भय एवं पूर्वग्रहों से मुक्त होने के मूल्यों को बढ़ावा देती है, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं आपसे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी होगा, भय एवं पूर्वग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है, तो ये नहीं है। इसका मतलब पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। तो उपरोक्त जो आपने बातें पढ़ी हैं उसमें से नहीं अगर हम देखें तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए भाई? बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, बी, अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना, विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो अभिभावक का और यहाँ पे परीक्षा पुस्तक की तो बात ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पर बच्चों के दृष्टिकोण हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं और हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए और उन्हें सम्मान देना चाहिए, राइट। क्योंकि हमारे केंद्र में कौन होता है? हमारे केंद्र में बालक होता है। तो बाल केंद्रित एनसीएफ 2005 शिक्षा की क्या करता है? वो समर्थन करता है, राइट। तो यहाँ पे 11 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की
चर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। देखिएगा स्टूडेंट, उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आपका बी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा बताइए? आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 12 का, राइट। क्वेश्चन रिपीट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो उन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करिएगा आप, यही सब मिल जाएंगे आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, प्राथमिक स्तर पर्यावरण शिक्षा के माध्यम की समस्या के निवारण के लिए कौन सा सुझाव सही है? क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िएगा और मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए, शिक्षा के माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, शिक्षा का माध्यम हिंदी व अंग्रेजी दोनों ही होने चाहिए। भाई मातृभाषा होना चाहिए, NCF 2000 तो यही कहता है। शिक्षा के लिए समाज निम्नलिखित में से क्या नहीं करता? बताइए, समाज क्या नहीं करता? स्कूलों का निर्माण करता है, पारंपरिक ज्ञान की अवहेलना, प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था, पुस्तकालयों की स्थापना, ये सब तो सब मिलकर करते हैं। तो यहाँ पर ये वाला काम नहीं करते अभिभावक, राइट। जो समाज होता है, ठीक है, समाज जो है वो पारस्परिक ज्ञान की अवहेलना नहीं करता, ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए स्टूडेंट्स, बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का क्या आंसर होगा आपके अनुसार। शिक्षा के क्षेत्र में अवरोधन की समस्या का प्रमुख कारण है अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, कक्षा में छात्रों की अधिक होना, मतलब संख्या अधिक होना, कक्षा में छात्रों का अधिक होना मतलब उनकी संख्या ज़्यादा होना, इसका मतलब ये है। दोषपूर्ण शिक्षण विधि एवं परीक्षा प्रणाली, उपरोक्त सभी है। अगर हम समस्या की बात करें कि भाई जो शिक्षा के क्षेत्र में जो ऑब्स्टेकल है, जो एक इम्पेडिमेंट है, बाधा है, तो वो ये सब हैं, राइट। तो यहाँ पर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, आपकी शिक्षा सफल है यदि उससे आपको सम्मान उसके आपके सम्मान में वृद्धि होती है। बी, उससे आपको संतोष प्राप्त होता है, उससे दूसरों को भी लाभ मिलता है, उससे आपको नौकरी प्राप्त हो सकती है। देखिए जो संतोष वाली बात है ना, वो इम्पॉर्टेंट है। कई बार नौकरी मिल जाती है लेकिन लोगों को संतोष नहीं होता, तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है सेटिस्फैक्शन, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। शिक्षक को शिक्षा के क्षेत्र में प्रचलित समस्याओं को जानना क्यों आवश्यक है? बताइए क्यों आवश्यक है? क्योंकि शिक्षक ही उसके समाधान के बारे में कुछ कर सकते हैं, इससे वे सरकार को उसके बारे में बता सकते हैं, यह अन्य शिक्षकों को भी बता सकते हैं, उपरोक्त में कुछ नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि शिक्षक ही उसके लिए कुछ समाधान कर सकते हैं, मतलब राइट, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो प्रॉब्लम शूटर होते हैं। कौन? टीचर्स। तो टीचर्स आर प्रॉब्लम शूटर्स, ऑलराइट। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। एक अध्यापक जिसकी शिक्षण में अभिरुचि विकसित हो गई है वह ए, छात्रों की व्यवहार संबंधी समस्याओं का अध्ययन करता है, विभिन्न प्रकार के परीक्षणों की तुलना करता है, पारस्परिक नियमों से प्रभावित नहीं होता, बालकों के साथ प्रभावपूर्ण रवैया नहीं अपनाता है। बताइए स्टूडेंट, एक अध्यापक जिसकी शिक्षण में अभिरुचि विकसित हो गई है वो क्या करेगा? वो ये करेगा कि छात्रों के व्यवहार संबंधी समस्याओं का अध्ययन करेगा। पहले वो देखेगा उनका परिवेश क्या है, उनका लेवल क्या है, उसके हिसाब से वो अपनी शिक्षण नीतियों को, शिक्षण सिद्धांतों को और जो उसकी पढ़ाने की टेक्नोलॉजीज हैं, टेक्निक्स हैं, उनको एडजस्ट करेगा, उसका निर्धारण करेगा, उसको वो चुनेगा, राइट। मतलब वो सिलेक्ट करेगा कि मुझे किस प्रणाली के तहत इसको पढ़ाना है क्लास को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए स्टूडेंट्स। NCERT पाठ्य पुस्तकों में EVS को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए जी नहीं, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, चिंतन और विस्मय के लिए, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, राइट। चलिए तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए, परिभाषाएं नहीं होती हैं प्राथमिक स्तर पे, वो रॉन्ग है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? बताइएगा आप क्वेश्चन नंबर 20 का आपके अनुसार सही कौन सा होना चाहिए? क्रियात्मक
संचालित करना तथा कौशल का विकास करना, आकलन में सफलता प्राप्त करना, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं अवधारणाओं को समझना, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। दिस इज द परफेक्ट आंसर। समाज, संस्कृति, सीखना और पर्यावरण से जोड़ना, बिल्कुल सही जवाब। तो 20 का डी होगा। प्राथमिक स्तर की अच्छी पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या में होना चाहिए। पाठ के अंत में अधिक अभ्यास, प्रश्न सम्मिलित करना, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, पाठों की यथार्थ की परिभाषा पर बल देना। देखिए ये जो आपका एकाग्रता है और ये यथार्थ परिभाषा है, ये सब तो गलत आंसर हैं। तो इन दोनों में आपको देखना है कौन सा आंसर ठीक है। एक तो अवसर है और इसमें अभ्यास प्रश्न को सम्मिलित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अवसर वाले को हम ज़्यादा अहमियत देंगे, क्योंकि बच्चे यहाँ पर स्वयं खोज रहे हैं। तो अपने आसपास को, क्योंकि वो अपने संदर्भगत परिवेश से अधिगम कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, देखिएगा ध्यान से जी। निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? देखिए जिससे बच्चों को मतलब इंस्पिरेशन मिलती है, अभिप्रेरणा मिलती है, बच्चे मोटिवेट होते हैं, है ना, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। कक्षा में अधिगम उपस्थिति, जी नहीं। बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना और कक्षा में खामोशी, जी नहीं। गृह कार्य पूर्ण करना, ये होता है बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। अगर बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसका मतलब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, ये क्लास की बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब दे आर इन लर्निंग प्रोसेस। वहाँ पे अधिगम बहुत ही एक्टिवली और बड़ा हेल्दी चल रहा है, मतलब स्वस्थ है वहाँ पर अधिगम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु प्रश्न पूछने चाहिए। सबको पता है वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे तो रट्टिफिकेशन तो होएगी नहीं, वही बता पाएगा जिसने पढ़ा होगा, जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा। और जैसे ये क्वेश्चन कौन कर पाएगा? जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा। रट्टिफिकेशन वाला थोड़ी कर पाएगा ही नहीं। तो कंसेप्ट क्लियर होना बेहद ज़रूरी है। रटने से तो बचना है, हमें भी बचना है रटने से, और आपको भी बचना है, सबको बचना है और दूसरों को भी बचाना है। हमें कंसेप्ट को क्लियर करना है बस, ठीक है। 24 देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? बताइए भाई कौन सा नहीं है? विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद करना। रटने के लिए तो कभी भी हिमायत नहीं की एनसीएफ 2005 ने। पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, सब सही है। आपका ए ऑप्शन ठीक होगा। रटने वाली बात को हम कभी भी समर्थन नहीं दे सकते, राइट। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए स्टूडेंट्स, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। पढ़िएगा आप ध्यान से क्वेश्चंस को। ए, यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करती है। यह वास्तविक कहानियों पर घटनाओं को शामिल करती है। यह परिभाषाओं और अमूर्त, मैंने बताया था प्राथमिक स्तर पे अमूर्त अवधारणाएं की व्याख्या करने में ध्यान केंद्रित करती है। तो यही होगा, आंसर मिल गया है आपको। अमूर्त नहीं, अमूर्त जो अवधारणाएं हैं वो यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर सुटेबल नहीं होती पर प्राइमरी लेवल पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आइएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आसानी से हो जाएंगे। तो फर्स्ट यू clear your concept, right? Then you can solve each and every question of every subject. Please come. 26, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय अध्याय हैं। अब 26 भी देखिएगा बहुत ध्यान से जी। आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने में, देखिए जहाँ तक हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहे हैं, चिंतन की बात कर रहे हैं, तो ये तो होना चाहिए। उसने कहा कि सिवाय, तो यहाँ पर सिवाय के हिसाब से ढूंढना है। बच्चे की अस्मिता का पोषण करने में, ये तो होना चाहिए। वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकारने में, पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ाने में। देखिए जो पाठ्य वस्तुएं ये तो सब होगा, लेकिन यहाँ पर ये जो आपने ये वाला देखिएगा, पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना, यानी वास्तविक अवलोकन के स्थान पर, ऑब्जर्वेशन के प्रैक्टिकल के स्थान पर हम बुकिश नॉलेज को ले आएँ, वो तो गलत है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन ठीक होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 27,
कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। अभी तो बताया था मैंने। बताइए, अनियमितता के कारण का पता लगाना और समीर को क्या देना, परामर्श देना। सी होगा। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 28। आइए स्क्रीन पर जल्दी आइए, बताइए क्या है ये। एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है। वह ये देखती है कि अधिकांश बच्चे श्वसन और सांस लेने के बीच के अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है? वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यात नहीं कर सकी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 28 का ए होगा। राइट, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 29। क्योंकि ये 3 बार आ चुका है क्वेश्चन आपके, इन जितने भी मैंने आपको प्रैक्टिस सीरीज करवाई है, इसलिए मैंने आपको जल्दी से ही बता दिया है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कभी आप ये सोचेंगे सर ने जल्दी में करा दिया है। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 29। पर्यावरण शिक्षण संबंधित कार्यों को सुगम बनाने हेतु क्या करना अनिवार्य है? क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, क्या करना अनिवार्य है। गृह कार्य को प्रोत्साहित करना, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना और शैक्षिक भ्रमण को प्रोत्साहन देना। भ्रमण की अगर हम बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्राइमरी स्तर पे, ये वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा अब आप, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए स्टूडेंट्स। वर्तमान समय में प्रारंभिक शिक्षा की सबसे गंभीर समस्या है, क्या है? प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, स्कूल छोड़ने की समस्या, बालकों में बुद्धि लब्धता का कमज़ोर होना, पर्याप्त सामग्रियों व साधनों का अभाव। नहीं लगता आपको कि स्कूल छोड़ने की समस्या है? आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ पे जो स्टूडेंट्स के नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो डेली क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं, घट रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है ना। प्रारंभिक शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या हो रही है वर्तमान में कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर बच्चे स्कूलों को छोड़ रहे हैं, प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है इसका? राइट, वो आप सब जानते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। अगर कोई छात्र असफल हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार माना जाता है? धन का अभाव, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, योग्य शिक्षक का अभाव, अवरोधन की समस्या। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। जी, आपको ये लगता है? चलिए बताइए। अभी जो सीटेट का पेपर हुआ था बच्चों, यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। वहाँ पे भी ना ये अवरोधन की समस्या दिया हुआ था उन्होंने कि भाई अवरोधन की समस्या है, अगर वो असफल होता है तो मतलब उसके लिए कारक कौन जिम्मेदार होगा। देखिए, जो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली होती है, सबसे ज़्यादा जो बच्चे होते हैं मतलब वो वहीं पे मतलब असफल होते हैं। राइट, तो इसका जो आंसर है वो सुटेबल यही होगा। राइट, तो आपका 31 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन जो आप ये बाहर से मार्केट से बुक लाते हैं, गाइड्स लाते हैं, तो वहाँ आपको ना आंसर भी बस जैसे मिलेंगे आप भी जानते हैं, वहाँ पे ना ज़्यादा ऑथेंटिक आंसर नहीं होते, गलत दिए होते हैं वो। तो लॉजिक के हिसाब से जब हम खुद पढ़ लेते हैं किसी को, हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, तो हम आंसर अपने आप स्वयं से भी निकाल सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो रट्टाफिकेशन मत करिए, आप कंसेप्ट क्लियर करिए, तभी आप आगे बढ़िए। ये मेरा आपसे एडवाइस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए स्टूडेंट्स। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। बी ऑप्शन। कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। सी, बच्चों को स्वयं के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है, उसका अनुकरण करने के लिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे 32 है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे आपका सी ऑप्शन ठीक होगा। बच्चों को स्वयं के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए, ठीक है, ये होगा। 33। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए, क्योंकि। क्यों देना चाहिए बताइए। ए, बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है, इससे बच्चों की आदतीय कौशल परामर्जित होता है और अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है। विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। 33 का डी ऑप्शन ठीक होगा।
क्योंकि हमने प्रतिक्रिया को बढ़ावा मिलता है किससे, जोड़ने, अनुभवों से जोड़ने पर, ठीक है। तो अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर नए ज्ञान को सीखेंगे ना, तो वो वाला सुटेबल आंसर होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 35, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है। ए, विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। देखिए, हम स्वस्थ स्पर्धा के लिए अगर बच्चों को तैयार करेंगे तो ये आपका सूटेबल आंसर होगा। इसमें लॉजिक है, यहाँ पे बच्चों को इंस्पिरेशन मिल रही है, कुछ अपने स्तर पे सीखने का और करने का मौका मिल रहा है। तो दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। परंपरागत एवं अवैज्ञानिक शिक्षण से निरस्ता आती है। बी, वर्तमान समय में शिक्षकों का व्यापक सशक्तिकरण हुआ है। सी, शिक्षकों के अभाव के कारण शिक्षण संबंधित समस्याएं आती हैं। डी, शिक्षकों को आज भी प्रशिक्षण नहीं के बराबर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 का बी आंसर ठीक होगा। वर्तमान समय में शिक्षकों का व्यापक सशक्तिकरण हुआ है, ये असत्य है। राइट, नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी साइकोलॉजी की। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।